से हम सब स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का। श्री नीतीश कुमार आप यहाँ कहाँ से चल रहे हैं? जलवायु परिवर्तन किए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, परिवहन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष वर्मा जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री डी.के. शुक्ला जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास श्री शिवशंकर चौधरी जी, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार घोष जी, ब्रिगेडियर जय सिंह बैंसला जी, कर्नल हेमंत परमार जी, विश्व बैंक के परामर्शी मिस्टर जॉस्टिन नायगार्ड जी, पटना के वन संरक्षक गोपाल सिंह जी, पटना के डीएम कुमार रवि जी, पटना नगर निगम के आयुक्त अनुपम कुमार सुमन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नगर विकास विभाग के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, पर्यावरण के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने पर सम्मानित किए जाने वाले अतिथि एवं संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, एनसीसी के कैडेटगण, छात्र छात्राएं, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज एक खास बात है कि आज ही ईद भी है और 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस एक जमाने से मना रहे हैं, संभवतः 1974 से ही, लेकिन एक खास बात है कि 1974 के 5 जून को ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इसलिए हम लोग 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस भी मनाते हैं। तो 5 जून की एक विशिष्ट तिथि, संपूर्ण क्रांति दिवस। और संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है? उसमें सारी चीजें आ जाएगी, पर्यावरण का संरक्षण। संपूर्ण क्रांति का मतलब उसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस भी 5 को, दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और आज खास बात है कि आज ईद का भी दिन है 5 जून। तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पर्यावरण के लिए हम सब लोगों की चिंता रही है और लगता है बहुत देर से लोगों ने सोचना शुरू किया है। बापू ने, राष्ट्रपिता बापू ने क्या कहा था? ये जो धरती है आपकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन आपके लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से आप सोच लीजिए कितना साल पहले उन्होंने पूर्व में ही सारी बातों की चर्चा की, लेकिन शुरू में तो कोई कुछ ध्यान देता नहीं। और लोहिया जी इस पर्यावरण को लेकर नदियों के किनारे गए हैं, इस पर उन्होंने कितनी बात कही है, कितना लिखा है, सब कुछ किया है। स्वच्छता पर, शौचालय निर्माण पर, ये सारी बातें उन्होंने 50 के दशक में कही। लेकिन होता यह है कि जब तक कोई चीज परेशान नहीं करने लगता है तब तक उन चीजों को लोग पहचानते नहीं। अब आज परेशानी होने लगी तो अब कई प्रकार से पर्यावरण पर जो संकट है, जलवायु परिवर्तन पर जो संकट है, और उसी में जो वायु प्रदूषण, तो आज का जो कार्यक्रम है वायु प्रदूषण को लेकर, और वायु प्रदूषण के बारे में उससे मुक्ति पाने के लिए हमारे बाहर से आए हुए विशेषज्ञ ने भी अपनी बात कही है यहाँ, और सब लोगों ने पूरी बात कही, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी बात कर दी है। इसलिए उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। और आप जान लीजिए कि आजकल खाली डीजल का ही संकट नहीं है कि डीजल का वाहन चल रहा है। अरे डीजल में लोग किरासन तेल मिला देता है, उससे और संकट पड़ जाता है। अब हम लोग घर घर बिजली पहुंचा दिए तो अब इसकी कोई जरूरत है? अब उसकी कोई तो जरूरत नहीं है। और केंद्र सरकार ने स्कीम बनाई कि जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है
तो गैस सिलेंडर सबको उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब न खाना बनाने के लिए किरासन तेल की जरूरत है, न बत्ती को जलाने के लिए किरासन तेल की जरूरत है। लेकिन अभी भी जो कई तरह की बात होती है, समाज में एक माहौल पैदा करने की कोशिश होती है। धीरे धीरे किरासन तेल को कम किया जा रहा है, उसकी उपलब्धता को लोगों को। लेकिन होता क्या है, मुझको तो ऐसा लगता है कि जब किरासन तेल अभी जा भी रहा है तो किरासन तेल का उपयोग तो किसी को करना नहीं। तो ये जान लीजिए कि उससे संबंधित जितने लोग हैं सब लोगों को भी जरा ठीक से समझाना चाहिए कि क्या जरूरत है किरासन तेल। अब वो डीजल में मिला देता है तो उसके चलते वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है, वो आपको पता ही चल जाएगा। वैसे ही देख लीजिए कि अगर कोई प्योर डीजल है तो उसमें कम दिखाई पड़ेगा संकट, और उसमें किरासन तेल डाल दीजिए और तब वाहन चलाइए, तब और पता चलेगा। तो कई तरह की समस्याएं लोग उत्पन्न करते हैं। तो एक अभियान को चलाना ही है, अभियान को चलाना ही पड़ेगा और अभियान निरंतर चलाना पड़ेगा। और मेरी समझ से इसके लिए आज जो कई लोगों को पुरस्कृत किया गया, मुझे अच्छा लगा कि इसी प्रकार से, और फिर स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह का गठन हम लोगों ने किया। उनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में और अन्य लोगों के माध्यम से शहरी इलाकों में इन सब चीजों का बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार किया जा सकता है। अब आप सोच लीजिए, जो भी हम लोग वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो करें ही। एक बार हमको जाने का मौका मिला था, वहां हम खुद देखने गए थे। ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत नालंदा जिले में इसके सिलाव के बगल में एक है भूई, वहां पर हम गए और वहां पर हमने देखा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का एक एकीकृत मॉडल छोटी जगह पर तैयार किया। और वो ये चेन्नई का एक मॉडल था। उस समय के तत्कालीन डीएम ने उन लोगों को बुलाया था और देखा इतना बढ़िया ढंग से काम हो रहा है कि साहब जो कुछ भी कचरा है उसको ले गए, उसका अलग अलग ढंग से उसको बांट दिया और उसका उपयोग यह भी दिखाया। छोटी सी जगह में इतना काम किया गया, तो एक प्रयोग के तौर पर वहां काम किया गया। और उसी तरह से मुजफ्फरपुर में काम शुरू किया गया कि कैसे काम करें अब इसको बड़े पैमाने पर। और मुझको खुशी है, अभी से कुछ मार्च महीने में हम लोगों ने कुछ चीजों का वो लॉन्च किया था नगर विकास विभाग में। उस समय भी हम उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो साफ सफाई के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जो हर घर से अगर हम कचरा का संग्रहण करने लगे हैं, और हम देख रहे थे इनकी रिपोर्ट, जो नगर विकास विभाग की रिपोर्ट थी, कुछ नगर पंचायत और नगर परिषद में 3-4 जगह ही अभी दिक्कत है इनको, बाकी सब जगह इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो जो इकट्ठा करना और जो कचरा है उसको अलग अलग बांट करके रखना और उसके हिसाब से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, और अगर उसका उपयोग करने लगेंगे तो 15 से 20% से ज्यादा कचरा नहीं होगा। 80% जो कचरा आज कहा जाता है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए प्लास्टिक की बात, अब वो तो सब जगह से मिलता है, रोक तो लगाई गई है, जो पतला है प्लास्टिक उसकी बात है, लेकिन फिर भी तो हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल विभिन्न चीजों में हो रहा है। तो अब सड़क जो बन रही है और ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है कुछ जगहों पर, यानी सड़क बिल्कुल और मजबूत हो जाता है उसके पक्कीकरण में। अगर उसमें प्लास्टिक के टुकड़ों को मिला करके सड़क बनाया जाता है तो उसकी और मजबूती हो जाती है और उसका मेंटेनेंस सहज हो जाता है। तो भाई कई प्रकार से तो काम हम लोग कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप जितना शहरों में या ग्रामीण अंचल से ये निकल कर आएगा तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो ठीक ही तो कहा, ये कचरा सोना में बदल रहा है, यानी कचरा को बांट करके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के कचरों का जो उपयोग होता है तो उसके हिसाब से उससे और आमदनी भी हो सकती। तो इसलिए अगर कोई, चाहे वो नगर विकास विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो, जो कुछ भी हो, इसके माध्यम से अगर इस सब काम को आगे बढ़ाया जाएगा तो हम समझते हैं कि लोगों में जागृति भी आएगी और उन कचरों का और बहुत कम हिस्सा बचेगा जिसका हमने जिक्र किया कि जो सही मायने में कचरा होगा तो कुछ तो होगा ही। अब उसके बाद और भी अनुसंधान हो ही रहा है, रिसर्च हो ही रहा है
कि उसका भी कैसे क्या उपयोग हो जाए। तो इस तरह से हर प्रकार से काम करना होगा। और पटना में तो हम लोगों ने कही दिया है, अब ये जो पानी, गंदा पानी, उसको कुछ साफ करते हैं तो उसको सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज स्थिति क्या हो गई, जलवायु परिवर्तन के कारण हम लोगों का बिहार भी प्रभावित है। हालांकि बिहार के अंदर कोई बहुत ज्यादा ये पर्यावरण को संकट में डालने वाली आदत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या स्थिति हो रही है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर पर्यावरण पर संकट डालने का कोई काम हो रहा तो उसका प्रभाव दुनिया के किस हिस्से पर पड़ेगा इसको कोई नहीं जानता। अब इसलिए बार बार कहते हैं बिहार की क्या स्थिति हो गई। मॉनसून क्या होता था, 15 जून के आसपास आ जाता था। अब आजकल कितने साल से देख रहे हैं कि 15 जून से मॉनसून आता है। अब केरला में तो 1 जून को आता था, इस बार तो आ रहा है 6 को आ रहा है, कि 7 को आएगा, कि 8 जून को आएगा। मतलब स्थिति देख लीजिए। और बिहार में तो और डिले, और देर से आता है। और हम लोग जब शुरू में पढ़ते थे तो उसमें पता चलता था कि बिहार का एवरेज रेनफॉल 1200 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर के बीच में है। और 13 साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 2 ही साल ऐसा है जिसमें 1000 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई। ज्यादातर समय ये 800 मिलीमीटर, और एवरेज अगर हम 13 साल का देखते हैं तो 900 मिलीमीटर आ जाता है। और बिहार के बारे में भावना ये है कि साहब 1500 मिलीमीटर तक यहाँ पर वर्षापात है, रेनफॉल है। तो स्थिति में कितना बदलाव आता जा रहा है हर क्षेत्र में। तो इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और पिछले वर्ष तो औसत वर्षापात 771 मिलीमीटर है। और हमको तो इस बार भी भय, अब अगले वर्ष भी वर्षापात की कमी होगी, क्योंकि घाघ ने कहा कि अगर आपको ये जो महीना चल रहा है, जेठ का महीना, इसमें अगर पुरवैया हवा चलेगी तो समझ लीजिए कि सावन और भादों में बिल्कुल धूल उड़ेगा। यही पिछले साल हमको डर लगा था, वो देखा कि वही हो गया। और पूरे औसत 771 मिलीमीटर रहा वर्षापात। अब इस बार कितना होगा तो सोच लीजिए। पर्यावरण पर अलग अलग किस्म के जो संकट आए, तो खैर आज तो हम लोग वायु प्रदूषण की बात ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वायु प्रदूषण हो या और भी दूसरे जितने मसले हो, तो इस सब से छुटकारा दिलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। और जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो बात यहाँ की गई, और हम लोग जान लीजिए एक एक चीज पर ध्यान रखे हुए, चाहे गंगा नदी का प्रश्न हो या और भी कोई प्रश्न हो, हर चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब कितना बढ़िया है भाई, मुजफ्फरपुर में तो देख लीजिए, अब जैविक खाद, अब लोगों को जैविक खाद मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्कीम शुरू कर दिया है। ये जो गंगा नदी के किनारे जितने जिले, 12 जिलों में ये जैविक खेती के लिए और सब्जी की जैविक खेती के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। यानी 30 डिसमिल जमीन पर 8000 रुपए की मदद राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दे रहे हैं कि भाई जैविक खेती करिए। तो हम लोग तो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं इन दिनों, ये जो वायु प्रदूषण की बात हो, उसका भी बड़ा योगदान है। अब ये फसल कटता है, उसके बाद उसमें लोग आग लगा देता है। पता नहीं कोई समझा दिया है कि आग लगा दीजिएगा तो उससे आपके मिट्टी की उर्वरक वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब इससे गलत कोई बात हो ही नहीं सकती। हम पिछले साल से ही इस काम के लिए लगा दिया हमने कृषि विभाग को कि लोगों के बीच में कैंपेन चलाई। और इस बार जो हम चुनाव में हेलीकॉप्टर से इधर से उधर जा रहे थे तो हम देखते रहते, तो मुझको इतना अफसोस होता था कि नीचे देखिए लोग अपना फसल काट लिए हैं, उसके बाद उसमें आग लगा दे रहे हैं। और ये पहले चक्कर कहाँ चलता था, कुछ सीमित इलाका था हम लोग का, सासाराम, कैमूर और कुछ हद तक थोड़ा बहुत बक्सर, थोड़ा बहुत भोजपुर में। और अब देख रहे हैं कि पूरे तौर पर, और पिछले साल हम नॉर्थ बिहार में नहीं देख रहे थे, इस साल हम नॉर्थ बिहार में भी देख रहे हैं ये बीमारी फैल रही है। तो पता नहीं जो अभियान है उसको तो सशक्त, उसको कोई ना कोई तो बता ही देता है, कोई ना कोई तो जरूर बता देता है लोगों को कि इसको जला दीजिएगा तो आपको फायदा करेगा। अब ये बताना जरूरी है उसका वायु प्रदूषण से कितना बड़ा संबंध है।
और दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है उसका संबंध किस चीज से? ये जो पंजाब हरियाणा अन्य जगहों पर फसल की कटनी के बाद जो आग लगा दिया जाता है उसके चलते वायु प्रदूषण का प्रभाव है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि अपने राज्य में भी अब धीरे धीरे कटनी के बाद लोग अपना लगाने लगे आग। और कौन समझाता? हमने तो कहा कृषि विभाग को कि भाई एक एक जगह कंपेन करिए, और हम सारे डीएम्स को भी कहेंगे कि ये पूरा का पूरा कंपेन करके लोगों को बताइए, और कौन है जो सलाह दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इस तरह का सलाह कोई अगर नहीं देगा तो लोग अपनी मर्जी से नहीं आग लगा रहा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ लोग सलाह दे रहे हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से तो काम कर रहे हैं, और जो गड़बड़ सुझाव देने वाला है उसको भी पहचानना चाहिए, और जो गड़बड़ सुझाव देने वाला है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हम लोग प्रावधान करें। इन सब चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, वरना होगा क्या? आप एक तरफ कैंपेन चला रहे हैं, दूसरा कान में कुछ कह दिया कि नहीं ऐसा कर दीजिएगा तो आपको फायदा। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और जल स्तर अब सोच लीजिए नीचे जा रहा है, क्योंकि पानी तो रेनफॉल कम हुआ था, अब इस बार भी। तो अनेक प्रकार का संकट है, और इसके लिए निरंतर हम लोग देख रहे हैं। वह तो एक अलग प्रश्न है कि जो भी आपदा प्रभावित इलाका होगा उसके लिए हम लोग काम करें। अब चीन में जो काम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में इन्होंने उदाहरण दिया वायु प्रदूषण के लिए, हमको चीन जाने का मौका मिला था 2012। हम तो वहां 7 दिन थे और सब जगह घूम रहे थे। हम देखते रहते थे कि कहीं चिड़िया दिख जाए। आप जानते हैं, हमको 4-5 शहर में रुके हैं, चिड़िया दिखी नहीं। एक जगह हमको एक चिड़िया दिखी, जहां हमको ठहराया गया था उसके पीछे खिड़की से हम देखे तो एक जगह चिड़िया है। तो ये हालत तो हो गया। ये जो विकास का काम होता है और बड़ी तेजी से विकास के चक्कर में इतने तरह का काम होता है, तो उसके बाद ये स्थिति आती है। कम से कम हम लोगों के यहाँ चिड़िया पर संकट नहीं ना। अभी आप दिखला रहे थे कि भाई इसके लिए पेड़ रहना चाहिए, रहे उसके लिए पर्याप्त पेड़ नहीं। अब पेड़ वगैरह भी लगाना चाहिए। हम लोगों का क्या था, जब हम लोगों को काम बिहार के लोगों ने सौंपा तो उस समय यहाँ पर ग्रीन कवर कितना था? हरित आवरण 9% के करीब। तो हम लोगों ने काम शुरू किया, लगभग 22.5 करोड़ 23 करोड़ पौधे हम लोगों ने लगाए। मिशन मोड में हम लोगों ने काम शुरू किया। तो हरियाली मिशन, उसके माध्यम से ये काम हुआ है। और अब जो अंदाज है कि 2015 तक वो लगभग 15% पहुंच गया है। हम लोगों का लक्ष्य 17% का, क्योंकि बिहार की आबादी इतनी है, जगह नहीं। लेकिन अब हमको जो लगता है कि कुछ और हम लोग तलाश सकते हैं। बहुत पहले से हम लोग शुरू से शहरों में सुझाव दे रहे हैं कि कोई ना कोई पेड़ लोग लगा दें, अब लगा सकते हैं। अभी हमने चर्चा किया था इनके कि जापान के प्रख्यात बॉटनिस्ट हैं अकीरा मियावाकी जी। विपरीत परिस्थितियों में सघन वन लगाने की पद्धति उन लोगों ने विकसित किया। इतना नजदीक नजदीक पेड़ लगाते हैं कि साहब उसको धूप लेना है तो उसके चलते बहुत तेजी से वो ग्रो करता है। तो 3 साल में 10 साल की लगभग की लंबाई हो जाती है, और 10 साल में 100 साल वाली लंबाई हो जाती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो जापान में इन लोगों ने किया है। तो हम लोगों को ऐसा दुनिया में कहीं भी कुछ अच्छा चीज हो रहा है तो हमने तो कहा है, और अभी हम इनको भी प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण को भी हमने कहा है, और अपने हमारे साथ हमारे कार्यालय से भी जुड़े हुए हैं जो आपके यहाँ के अपने गोपाल जी जो हैं वन संरक्षक हैं पटना के। तो हमने सुझाव किया कि भाई जो ये सीएम हाउस है एक अनेमाल, इसमें जहां भी जो खुली जगह है उसी में जरा सा लगा करके देख लीजिए कि उस तरह का पेड़ लगाने से वो इफेक्टिव होगा। तो क्यों नहीं वहीं लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करिए वहां। कहीं इधर उधर एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है, वहीं पर तो जगह है, लॉन है, कई 3-4 लॉन है। एक लॉन को ये एक्सपेरिमेंट के लिए शुरू कर दीजिए ताकि आपको अनुभव हो जाए, और अनुभव के आधार पर उसी तरह का पेड़ लगवाइए। तो हमने यह भी सुझाव दिया है, और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और इससे, और जो ये सीएनजी वाला है, हम तो अपना अनुभव बताएंगे। दिल्ली में जब हम एमपी थे तो हमको जो आवंटित था आवास की जगह, जब हम एमपी थे तो मुश्किल से लोकसभा से पार्लियामेंट से 1-1.25 किलोमीटर,
और साहब हम जो वहां से पार्लियामेंट जाते थे तो एकदम आंख लाल हो जाता था उस समय, लेकिन जब सीएनजी वाला शुरुआत हो गया तो उसके बाद एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बात जो आप लोग सोच रहे हैं कि डीजल वगैरह का की जगह पर उसको लाए या फिर बैटरी संचालित करें, ये बहुत लाभ देगा, वायु प्रदूषण से छुटकारा देगा। तो हम लोगों को जो भी करना है हम लोगों को शुरू कर लेना चाहिए। और कई तरह के काम में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है, आज उनको पुरस्कृत किया गया। और मुझको लगता है कि इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों के यहाँ सामाजिक काम के प्रति रुचि रखने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है। वैसे तमाम लोगों को इन सब चीजों में इंगेज करना चाहिए, उनको इस काम में लगाना चाहिए, क्योंकि आपके जो सरकारी अधिकारी और कर्मीगण हैं अकेले वो सक्षम नहीं होंगे, वो अकेले सक्षम नहीं हो सकते। इसके लिए जरूरत है कि बड़ी संख्या में जो हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनमें ये भावना पैदा हो और उनको हम प्रशिक्षित करेंगे और उनको पूरे तौर पर इन बातों की जानकारी देंगे। तो मैं तो बता सकता हूं, और इसके लिए सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी समूह है बिहार में जीविका समूह। और अगर उनको आप बताइएगा, ये महिलाएं हैं और अब लगभग 1 करोड़ परिवार की महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। हम लोग तो स्वयं सहायता समूह, हमारा लक्ष्य 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का 8.5 लाख के करीब पहुंच गए। तो इस प्रकार की महिलाओं को, और फिर नगर विकास के प्रधान सचिव भी बैठे हुए हैं। शुरुआत तक किया था कटिहार से, अब पता नहीं पटना में क्यों नहीं कर रहे हैं शहरी जो स्वयं सहायता समूह बनाना है। ऐसे लोगों को आप इंगेज करिए, इस काम को भी, सामाजिक काम को भी करिएगा तो आपको बहुत लोग मिलेंगे। अब जापान अभी हम हाल में गए हुए थे पिछले साल फरवरी में, हम तो देख रहे थे कि भाई कहीं कोई कचरा दिख जाए। जापान के विभिन्न शहरों में गए, एक जगह नहीं दिखा, एक जगह नहीं दिखा। तो भाई आखिर वहां भी तो किसी जमाने में कचरा था, लेकिन वहां के लोगों में इतना अवेयरनेस आया। और बिहार में लोगों को अवेयर नहीं आप कर सकते हैं। छठ के समय में कहीं कचरा रहता है, जरा बताइए तो? सब साफ करता है कि नहीं? कोई बाहर थूक भी फेंकता है, कोई गंदा चीज बाहर सड़क पर फेंकता है? एक भी आदमी, जरा बताइए तो? छठ के टाइम में 4 दिन कितना साफ दिखता है और सब लोग सफाई में लगे रहते हैं। तो वही भावना हम तो बराबर कहते हैं कि अरे यही छठ वाली भावना अगर एक हद तक आ जाए, और वही जापान में हमने बहुत जानकारी ली, लोगों से समझने की कोशिश की। तो वहां तो आप जानते ही हैं कि एवरेज एज तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 80 साल की उम्र वाले लोग सफाई के अभियान में लग जाते हैं, 12 बजे रात में लग जाते हैं। अब उसके बाद देखिए कहीं भी, और कितना ज्यादा वहां ट्रैफिक है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, शहरों की आबादी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए स्वच्छता। तो हम लोगों को सब जगह के अनुभव के आधार पर सबसे बड़ी चीज है कि लोगों में अवेयरनेस लाना। और सिर्फ अवेयरनेस लाने से काम नहीं चलेगा। जिस भी इलाके में अवेयरनेस हम लाना चाह रहे हैं, उन इलाके में कुछ लोगों को तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चयनित करना पड़ेगा और उनको इस काम में प्रेरित करना पड़ेगा। और ये होगा तो मैं समझता हूं कि आपका न सिर्फ वायु प्रदूषण बल्कि जलवायु परिवर्तन के जो विभिन्न कारण हैं उससे हमको छुटकारा मिलेगा और जो पर्यावरण है उसका संतुलन हो सकता है। तो आज के इस अवसर पर, पर्यावरण दिवस के अवसर पर, मैं आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में जो प्रयास शुरू हो गया है वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा, नगर विकास विभाग के द्वारा और उसी तरह से पंचायती राज विभाग के द्वारा भी इस काम में और सब लोगों के द्वारा कराया जाए। जो सड़क का निर्माण करते हैं उनको भी इस काम में लगाया जा रहा है। और हमने तो तय कर दिया भाई जितना सड़क बनेगा उसके दोनों तरफ तो पेड़ आपको लगाना ही, तो पेड़ की संख्या और बढ़ेगी। तो इस तरह से काफी परिवर्तन आ जाएगा और जो नुकसान हो रहा है इन दिनों उससे छुटकारा मिल जाएगा। और जलवायु परिवर्तन को देख करके तो कृषि के क्षेत्र में भी हम लोगों ने दूसरे प्रकार की कौन सी फसलों को लगाया जाए, इन सब चीजों पर अध्ययन कराना, लोगों को इसके बारे में, क्रॉप साइकिल के बारे में, दूसरा क्रॉप साइकिल क्या हो सकता है,
अगर सूखा आ गया तो अब उससे नुकसान न हो लोगों को, बल्कि दूसरा क्रॉप साइकिल को एडॉप्ट करें, उसको अपनाएंगे तो फायदा होगा। तो इस तरह से सारे चीजों पर अलग अलग विभागों के जरिए और सबको मिला करके भी आपसी सहयोग के द्वारा भी बहुत काम हो रहा है। और मुझे खुशी है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनेक अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत किया गया। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यह एक संकेत है कि अगर इसी तरह से निरंतर काम होता रहेगा तो हम समझते हैं कि आप जो आज कुछ लोगों को सम्मानित कर रहे थे, मुझको ऐसा लगता है कि आपको पूरे बिहार के नागरिकों को सम्मानित करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः शुभकामना देता हूं और वन एवं पर्यावरण विभाग को और जलवायु परिवर्तन विभाग को और नगर विकास एवं आवास विभाग को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि इस क्षेत्र में इन लोगों ने काम बहुत ही तेजी से करना प्रारंभ किया है और उसका परिणाम जरूर अच्छा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। हेलो, अनेक अनेक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी शुभकामनाएं